तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा धांसू है। इस मूवी में आपको भर भर के रोमांस एंड ड्रामा देखने को मिलने वाला है और इतना ही नहीं, आगे आपको वन साइड लव स्टोरी जैसे केमिस्ट्री भी देखने को मिलने वाली है। शुरुआत में हम हमारे लीड कैरेक्टर गुन को देखते हैं जो एक टेनिस चैंपियनशिप मैच खेल रहा था। वो मैच में पूरी तरह से हावी था और मैच जीतने ही वाला था। तभी दूसरे कंटेस्टेंट का टेनिस रॉकेट छूट जाता है और उसकी भाई की तरफ जाकर लगने वाला था। तभी गुन उसकी तरफ जंप लगाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन इसमें उसका हाथ टूट जाता है। उसके बाद सिनकट होता है और गुन बड़ा हो चुका था। वो फ्लाइट में बैठकर अपना मैच देखता है और अफसोस करता है कि अगर उसकी ये बुरी आदत मिट जाती तो अच्छा होता। इधर हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर जू बैड मेमोरी पर एक प्रेजेंटेशन बना रही थी। उसके बाद गुन उसके पास ड्रिंक करने के लिए बैठता है। ड्रिंक करते करते जू के होठ पर दाग लग जाता है। ये देखकर गुन उसे इशारा करता है कि उसके होठ पर दाग लगा हुआ है। ये देखकर वो चौंक जाती है और अपने हाथ से ही दाग को साफ करने लगती है। इसीलिए गुन उसे टिश्यू पेपर दे रहा था। तभी अचानक से प्लेन डाउन होता है और उसका हाथ उसके मुंह पर लग जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी वो बताती है कि उसका एक दांत पहले से ही टूटा हुआ है। उसके बाद प्लेन फिर से हिलने लगती है और गुन नीचे गिर जाता है। जो उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करती है तभी उसके हाथ में दर्द होता है, इसीलिए वो उसे वहीं पड़े रहने देने को कहता है। उसके बाद जू अपना कार्ड वहीं पर रख देती है और कहती है कि अगर वो उसकी वजह से दुखी है तो वो उसे कॉल कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गुन सोचने लगता है कि जब उसके हाथ में चोट लगी थी तभी उसके मॉम डैड ने उसको उसके नानी के घर पे छोड़ देने का फैसला किया था, क्योंकि अगर वो इस हाथ में उसके भाई को खेलता देखता तो उसे बुरा लगता। लेकिन गुन को ये बात पसंद नहीं थी और अपना सामान पैक करके अपने मॉम डैड का पीछा करने लगा। तभी भागते भागते उसका मेडल नदी में गिर गया। उसके बाद वो भी भागते भागते नदी में गिर जाता है। तभी एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद संकट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ गुन का भाई सैन को मीडिया से बचाने के लिए उसके डैड उसे कपड़ों से ढकने लगता है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा एथलीट बन चुका है। पहले गुन सैन के बदले अपने आप को ढककर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पहचान लेते हैं कि ये सैन नहीं है और सैन पीछे से भागकर गाड़ी में चढ़ जाता है। घर जाते वक्त उसके डैड नोटिस करते हैं कि गुन उनके साथ गाड़ी में नहीं चढ़ा है। इधर जू ऑफिस पहुंचती है और बैड मेमोरीज के बारे में प्रेजेंटेशन देती है कि बैड मेमोरीज की वजह से लोग पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, उन पर एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन क्या होगा कि वो इस बैड मेमोरी को मिटा पाए। इधर गुन जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। तभी उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि वो इतना धीमा चलेगा तो वो गाड़ी में कैसे चढ़ पाएगा, लेकिन गुन उसे कुछ नहीं कहता है और ड्रेस चेंज करके लंच के लिए आता है। वहाँ भी उसकी मॉम डांटने लगती है कि वो हमेशा ब्लैक ड्रेसेस क्यों पहनता है। तभी गुन उसे चुपचाप से माफी मांगता है और कुछ नहीं कहता है। इस घर में उसकी इज्जत उनके पालतू कुत्ते से भी नीचे था, इसीलिए वो उस डॉग को कहने लगता है कि वो सिर्फ एक कुत्ता है। तभी वो उसके गाल पर कट लेता है। इधर जू अपने सीनियर से कुछ बात डिस्कस कर रही थी, तभी अचानक से उसका नकली दांत गिर जाता है। वो अपना मुंह छुपाने लगती है, तभी टेऊ उसके पास आता है। तभी वो मुस्कुरा देती है और उसका टूटा हुआ दांत दिख जाता है। वो अपना दांत ठीक करवाती है और सोचने लगती है कि उसका दांत टेऊ के सामने क्यों गिरा। दूसरे रूम में कुछ डॉक्टर्स पार्टी करने की सोच रहे थे। तभी जून के पास आती है और मस्ती करने से मना करती है, क्योंकि कल प्रेजेंटेशन में उनको काम करना है। उसने इस पल का 6 साल से इंतजार किया है, इसीलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सब अपने काम के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जू प्रेजेंटेशन के लिए अपना बैग चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका बैग उस ब्लैक ड्रेस पहनने वाले लड़के के साथ बदल गया है। तभी उसने उसका नंबर लिख लिया था जिसमें वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो किसी दूसरे कॉल में बिजी था। इधर गुन दोस्त के साथ बात करने के बाद अपनी कार पार्क करता है और अपने भाई के ऑफिस के टॉयलेट में जाता है, जिसके अंदर उसे उसके भाई का तस्वीर मिलता है। वो इससे काफी परेशान हो जाता है और उसके भाई की आंखों को पेन से खराब कर देता है। उसके बाद बाहर उसे सियोन मिलती है जो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो कहती है कि वो वही है ना जिसने कोरिया के लिए फर्स्ट मेडल जीता था। उसके बाद वो उसे मेडल दिखाने को कहती है। तभी गुन कहता है कि उसने मेडल को खो दिया। इतने में ही वहाँ का बॉस आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही गुन के पास उसका भाई आता है और एक पेन दिखाकर कहता है कि उसे ये टॉयलेट में मिला। ये देखकर गुन घबरा जाता है। उसके बाद सैन उसे एक ठंडी ड्रिंक लाने को कहता है। ड्रिंक लेते हुए उसे जू का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसका बैग उससे बदल गया है। तभी गुन कहता है कि वो अभी बिजी है, इसीलिए वो अपना एड्रेस दे दे, एक हफ्ते में वो उसका बैग भिजवा देगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जो इससे काफी गुस्सा होती है। उसके बाद गुन एक ड्रिंक लेकर उसके भाई के पास आता है। तभी बॉस उसे एक स्टेटिस्टिक देता है और उसकी कॉपी लाने को कहता है, लेकिन गुन उसको एक बार देखने लगता है और कहता है कि इसकी स्टेटिस्टिक में गड़बड़ है। ये सुनकर बॉस उसे धमकाने लगता है और कहता है कि सैन के कहने पर ही उसने उसको सैन का मैनेजर बनाया है, लेकिन वो तो अपने छोटे भाई पर मजाक कर रहा है। उसके बाद वो उसकी तरफ और कुछ पेपर्स फेंकता है और उनकी भी कॉपी लाने को कहता है। गुन ये सब उठाने लगता है, तभी उसके हाथ में दर्द
होता है और वो अपना हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। इधर जू उसका बैग लौटाने के लिए गुन को बहुत सारे वॉइस मैसेजेस करती है। तभी उसे नीचे से कॉल आता है और वो उसे एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए आने को कहती है। वो प्रोफेसर हन का पुराना मरीज है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उसे ही उसको देखना होगा। वो उस पेशेंट को देखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पेशेंट तो गुन है। गुन उसे देखकर जल्दी से एक न्यूरो सर्जन को बुलाने को कहता है, क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट है। लेकिन जू उसे बताती है कि ऐसे तो उसका दर्द कभी ठीक नहीं होगा, उसे अपनी अच्छी यादों से बुरी यादों को बदलना होगा, जिससे उसका दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद वो उसके लेफ्ट हाथ पर चिमटी काटती है। तभी वो उसके राइट हाथ के दर्द को भूल जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी जू उसे रोकती है और पूछती है कि उसने अपने पहले प्यार से मिलने के बारे में कुछ सोचा है। गुन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अच्छी यादें भी बुरी यादों में बदल सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जू को याद आता है कि उसका बैग तो उसके पास है, इसीलिए वो उसके पीछे भागती है। इधर गुन रास्ते पर अकेले चल रहा था। तभी वो जू के सारे वॉइस मैसेजेस सुनता है और उसे मैसेज करके कहता है कि कल वो उसका बैग हॉस्पिटल ले आएगा। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन गुन उसके भाई के साथ एक वैन में था। तभी उसे गुन के क्लास रियूनियन का एक लेटर मिलता है। ये देखकर वो काफी जलस होता है, लेकिन गुन उससे छीन लेता है। उसके बाद सैन नीचे उतरता है और कुछ टाइम बाद जब वो उसे मैसेज करेगा तब आने को कहता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुन जू को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। इधर जू के हॉस्पिटल में ही सीन एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे बात करते करते बैड मेमोरी इरेजर का प्रेजेंटेशन मिलता है। वहाँ उससे पूछने लगता है कि क्या वो सच में बुरी यादों को मिटा सकते हैं। तभी वो उससे प्रेजेंटेशन छीन लेता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बुरी यादों को छिपा सकते हैं। ये कहकर वो उसे बाहर जाने को कहते हैं। इधर टेव और एक डॉक्टर एक चूहे को प्रेजेंटेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी जू उनके पास आती है और उन्हें बुलाती है। उसी वक्त टेव का पैर फिसल जाता है और चूहे का पिंजरा उसके हाथ से छूट जाता है। जू गिरते हुए पिंजरे को कैच कर लेती है, लेकिन चूहा उसमें से भाग जाता है। उसके बाद वो सब मिलकर चूहे को पकड़ने लगते हैं। भागते भागते वो बाहर चला जाता है। तभी गुन वहाँ पर आता है और उस चूहे को कुचल देता है। ये देखकर जू काफी दुखी होती है और उसे धमकाने लगती है। गुन कहता है कि ये तो सिर्फ एक चूहा था, वो उसके लिए भुगतान कर देगा। जू कहती है कि क्या वो एक चूहा है, इसीलिए उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, वो उसका भुगतान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जान उसके लिए अनमोल थी। उसने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की है। अगर वो किसी के लिए कुर्बान करता तो उसे समझ में आता। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्टर जू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से जू उस मरे हुए चूहे को लेकर आती है और स्पीच देने लगती है कि एक्सपेरिमेंट का चूहा 30 मिनट पहले ही मर चुका है। तो अगली बार वो एक और चांस मांगती है और इस बार वो इस एक्सपेरिमेंट को चूहे की जगह इंसान पर करने वाली है। इधर सैन कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। तभी गुन उसका छाता पकड़कर जू के बारे में सोचने लगता है और वो निराश होकर सैन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और सुसाइड करने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके बाद सैन उसे लेकर हॉस्पिटल आता है। जो उसकी सर्जरी के दौरान सोचने लगती है कि क्या उसकी ये हालत उसकी डांटने की वजह से ही हुई है। वहीं इधर गुन के दिमाग के सारे बैड मेमोरीज मिटने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद गुन को होश आता है। तभी जू उसे जाकर पूछने लगती है कि क्या उसे याद है कि वो यहाँ पर क्यों है और क्या वो उसे पहचान सकता है। तभी गुन उसके गल को टच करता है और कहता है कि फाइनली वो उसे मिल ही गई, वो ही उसका पहला प्यार है। ये सुनकर जू शॉक हो जाती है। उसके बाद गुन को इलाज के लिए एफएमआरआई मशीन में डाला जाता है और वो डॉक्टर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनका बेड मेमोरी इरेजर करने का एक्सपेरिमेंट काम कर गया। गुन सारी बुरी आदत भूल चुका था। उसके बाद गुन के फैमिली मेंबर्स बात करने लगते हैं। गुन पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, वो हॉस्पिटल में क्यों है। तभी सैन उसे झूठ मूठ का बताता है कि वो घर में सीढ़ियों से गिर गया था। उसके बाद सैन पूछता है कि उसकी आखिरी मेमोरी क्या है। तभी वो बताता है कि उसने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल जीता था। ये सुनकर सैन सोचने लगता है कि उसकी सिर्फ बुरी यादें मिट गई है। इधर डॉक्टर्स उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने की वजह से नोबेल प्राइज की उम्मीद लगाते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जू सोच कर परेशान हो रही होती है कि गुन से अपना पहला प्यार कैसे कह रहा है। यहाँ पर सिनकट होता है और डॉक्टर गुन के फैमिली को बताते हैं कि उनको ये एक्सपेरिमेंट के या पास्ट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। उसके बाद गुन की मॉम पूछती है कि उन्होंने कहा उन्होंने सिर्फ बुरी यादें मिटा दी है, लेकिन उनकी तो सारी यादें मिट गई है। डॉक्टर कहता है कि इसका मतलब उसके लिए हाल ही में हुआ सारी बातें उसके लिए एक बुरी यादें थी, उसे बस अपनी अच्छी यादें ही याद है। उसके बाद वो डॉक्टर पूछता है कि क्या गुन किसी लड़की को पसंद करता था। तभी गुन के डैड गुन के दोस्त से पूछता है कि क्या उसे ये सब पता है, लेकिन वो कहता है कि उसे ये सब नहीं पता। तभी उसके डैड पूछते हैं कि उन्होंने गुन के साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर बताता है कि ये सब तो उसने गार्जियन के परमिशन से ही किया है। तभी सैन कहता है कि उसी ने ये सब करने के लिए परमिशन दिया था। ये सब सुनकर उसकी मम्मी उसे धमकाती है और कहती है कि उसने ये सब बिना पूछे ही क्यों किया, अगर गुन को कुछ हो जाता तो। इधर गुन उसकी बैड मेमोरीज जाने की वजह से बहुत ही खुश होता है और
सबको हार्ट का साइन दिखाने लगता है। उसके बाद जू को पकड़कर एक रूम में ले आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे नहीं जानती है। जू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उससे पहली बार मिल रही है। इतने में ही एक लेडी उनकी आवाज सुनकर रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। गुन दरवाजे को पकड़कर रखता है और कहता है कि अगर किसी ने उन दोनों को रूम में एक साथ देख लिया तो गलत हो जाएगा। तभी जू गुन के राइट हाथ को देखती है कि उसका हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इसका मतलब उनके एक्सपेरिमेंट ने ठीक से काम नहीं किया। इधर तेओ भी दरवाजे के पास आता है और दरवाजे को खोलने में उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन उन्होंने दरवाजे को पकड़ रखा था इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी तेओ सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने की बात करता है। ये सुनकर जू गुन को साइड में छुपने को कहती है। बाहर सिक्योरिटी आकर दरवाजा खोलता है, तभी अचानक से जू बाहर निकलती है और सब कुछ संभाल लेती है। उनके जाने के बाद गुन वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद जू एक पेशेंट का इलाज कर रही थी, तभी उसे मैसेज आता है कि गुन हॉस्पिटल से भाग चुका है। इधर गुन अपने घर पे मस्ती से नहाता है। उसके बाद वो अपने ड्रेसेस सिलेक्ट करता है। यहाँ सैन गुन के हॉस्पिटल से भागने की बात सुनकर जल्दी से घर आता है और देखता है कि गुन उसके टेनिस रैकेट को देखकर रो रहा था। गुन उससे पूछता है कि आखिर उसे उनके घर का एड्रेस और पासपोर्ट कैसे पता चला। गुन उसे उसका आईडी और की कार्ड लौटाता है और कहता है कि हॉस्पिटल में कोई बाथटब नहीं था इसलिए उसे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद वो उससे पूछता है कि ये रूम देखकर उसे लग रहा है कि ये उसका रूम नहीं है। तभी सैन रूम से अपने सारे फोटोज छुपा लेता है और कहता है कि ये उसी का रूम है और ये सब महंगे ड्रेसेस और महंगी गाड़ी उसी की है। इधर उसके मॉम डैड घर वापस आते हैं। तभी गुन महंगे ड्रेसेस पहनकर उनके सामने आता है। ये देखकर उसके डैड चुप जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है, लेकिन उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि उसने सैन के कपड़े क्यों पहने हैं, लेकिन उसका डैड उसे रोकता है और कुछ न कहने को कहता है। उसके बाद वो सीढ़ियों को देखकर पूछता है कि क्या वो इन सीढ़ियों से गिरा था या फिर वो नदी में गिरा था। ये सुनकर सभी उसे मना करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद वो अपने बारे में पूछने लगता है कि आप वो क्या करता है। तभी उसकी मॉम बताती है कि वो एक रिटायर्ड टेनिस प्लेयर है और अभी वो कंपनी को रन करने के बारे में सीख रहा है। ये सब बात होने के बाद वो नीचे से एक बढ़िया सा कार सिलेक्ट करता है और फिर से हॉस्पिटल चला जाता है। इधर सू डॉक्टर को बताती है कि शायद उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं। वो उसे अपना पहला प्यार समझ रहा है। ये सब सुनकर वो डॉक्टर शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे तो पता ही है कि उनके लाइफ में कितनी बैड मेमोरीज है। वो सिर्फ अपने भाई का शेडो बनकर ही रहता था और तो और उसने अपनी प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करने की भी कोशिश की और अब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसे उसकी पुरानी जिंदगी में धकेल नहीं सकता है। इसीलिए जब तक वो इस एरर का पता नहीं लगा लेते तब तक डॉक्टर जू को उसका पहला प्यार का नाटक करने को कहते हैं। इधर एक नर्स गुन का बैंडेज निकालती है और कहती है कि उसे उसकी वजह से ओवर टाइम करना पड़ता है और डॉक्टर जू ने भी उसके सर्जरी के बाद उसका काफी ख्याल रखा है, इसीलिए वो उसे जू की सारी बात मानने को कहती है। उसके बाद सीन कट होता है और जू को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो जू को कहती है कि वो तो हर वक्त हॉस्पिटल में ही रहती है, क्या उसके पास घर आने का जरा सा भी टाइम नहीं है। जू कहती है कि उन्हें तो पता ही है उसे यहाँ कितना सारा काम है। इतने में ही गुन वहाँ पर आता है और कहता है कि वो उसकी मदर इन लॉ से ऐसे क्यों बात कर रही है। जो ये सब सुनकर उसकी मॉम का कॉल कर देती है और कहती है कि वो उसकी मॉम को मदर इन लॉ क्यों बुला रहा है। तभी गुन कहता है कि उसका एक सपना था जब भी उसे उसका पहला प्यार मिल जाए तब वो उससे शादी कर लेगा। जो कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उसके पहले प्यार के साथ शादी कर ले, लेकिन वो उसका पहला प्यार नहीं है। गुन कहता है कि उसे नर्स ने बताया कि सर्जरी के टाइम वो उसका पूरा ख्याल रखती थी। जो कहती है कि वो तो उसे डॉक्टर के नाते करना पड़ा। उसके बाद गुन पूछता है कि क्या उसे सच में याद नहीं कि वो कौन है, लेकिन जू उसका जवाब नहीं देती है। गुन के चले जाने के बाद वो सपना देखने लगती है कि सबको पता चल चुका है कि ये उनके एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट हुआ है, इसलिए सभी उसे साइड इफेक्ट को छुपाने के लिए डांटने लगते हैं और उसका नींद खुल जाता है। यहाँ पर सिनकट होता है और हम अगले दिन देखते हैं सैन और सियोन एक एड शूट पर काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर कंपनी का बॉस आता है और सैन से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने उसकी भाई की इंसल्ट की थी, इसीलिए उसने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उसे नहीं पता था कि वो उसके भाई से इतना क्लोज है। तभी सैन उससे कोई बात नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सियोन बॉस से पूछती है कि गुन कहाँ पर है। तभी बॉस उसे उसके बारे में बताता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर सियोन गुन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वो नीचे स्टाफ से पूछने लगती है कि क्या उनके यहाँ एक सुंदर सा लड़का गुन एडमिट है। तभी अचानक से गुन उसके पास आता है और कहता है कि वो जिस सुंदर लड़के को ढूंढ रही है वो ही है। इधर जू ऑफिस में थी, तभी भागकर सैन उसके पास आता है और उसके टेबल के नीचे छुप जाता है। जू ये देखकर उससे गुस्सा होती है और उसे बाहर जाने को कहती है। तभी वहाँ पर सैन की एक फैन आती है और उसे पकड़ लेती है। इधर सियोन गुन को एक खाली जगह पर ले जाती है और पूछती है कि क्या उसे याद नहीं कि वो दोनों कब मिले थे, लेकिन गुन को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। उसके बाद वो उसे एक रैकेट गिफ्ट करती है और कहती है कि उसने जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता
पीता था, लेकिन ये जानकर उसे काफी ज्यादा शौक लगा कि आप वो उसके भाई के मैनेजर के तौर पर काम करता है और उसने अपना मेडल भी खो दिया है। ये सुनकर उससे अपनी पास्ट की बात याद आने लगती है और उसका सर दर्द करने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर संकट होता है और हॉस्पिटल में गुन से मिलने के लिए उसका दोस्त आता है। वो जू से पूछता है कि अब गुन कैसा है, तभी वो बताती है कि अब उसकी हालत ठीक है। उसके बाद उसका दोस्त कहने लगता है कि उसे उसको रियूनियन पार्टी में जाने ही नहीं देना चाहिए था, ये सब उसी की गलती है। रियूनियन पार्टी में उसने उसका मेडल टांगा हुआ देखा था जो पहले पानी में गिर गया था। वहाँ वो उसे निकल कर गार्ड से पूछने लगता है कि यहाँ ये मेडल किसने रखा है, ये तो उसका मेडल है। गार्ड बताता है कि एक लड़की ने अभी अभी रखा है जो साइड से भाग गई। ये सुनते ही वो उसका पीछा करने लगता है और कहता है कि सभी लोगों ने उससे मुंह फेर लिया था लेकिन वो बस उसी के लिए जिंदा था। लेकिन जब उसे ढूंढते ढूंढते नीचे गया था तब उसने उस लड़की को उसके भाई सैन के साथ देखा है जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद उसने उसे कॉल करके रोते हुए सारी बात बताई। प्रेजेंट में जूस की बात सुनकर समझ जाती है कि गुन का पहला बेड मेमोरी क्यों चेंज हो गया। उसके बाद जू वहाँ पर आती है तभी वो गुन और उसकी मॉम को एक साथ देखती है। उसकी मॉम उदास होकर कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी स्टेप मॉम है। उसके बाद हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं क्योंकि वो उसके एक्सीडेंट से पहले उसे ऐसे ही ट्रीट करती थी। जब गुन की दादी ने गुन के लिए खाना भिजवाया था लेकिन उसकी मॉम वो खाना सैन को ही दे रही होती है, इसीलिए गुन सैन से खाना छीनने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उन दोनों को मिलकर खाना खाना चाहिए। तभी गुन गुस्से से कहता है कि ये खाना उसका है और वो ये सैन को नहीं देगा। ये सुनकर उसकी मॉम चिल्लाती है और कहती है कि इस टाइम पर सब कुछ उसके भाई का ही है, वो कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ उसके भाई पर ही डिपेंड है। ये सब बात सुनकर गुन को गुस्सा आता है और वो उसके मॉम से कहता है कि उसे उसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो भी तो उसका बेटा है। क्या उसे पता भी है कि सैन की वजह से उसका सब कुछ चला गया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि उसे अपनी मॉम से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर गुन कहता है कि वो उसकी मॉम कभी थी ही नहीं। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ गुन की मॉम जू को ये सब बात बताते हुए कहती है कि उस दिन तो उसे काफी गुस्सा आया था लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसे सच में एहसास हुआ कि वो तो गुन की मॉम कभी थी ही नहीं। पर इस इंसिडेंट के बाद उसे फिर से गुन की मॉम बनने का मौका मिला है। थोड़ी देर बाद गुन को होश आता है और वो सियोन के दिए हुए रैकेट को देखता है। उसके बाद वो टेनिस कोर्ट में चला जाता है और रोने लगता है। जो उसे वहाँ देखती है और उसके पास आकर पूछती है कि वो क्यों रो रहा है और वो कुछ टाइम से टेनिस को भी बहुत याद कर रहा है। जो उसे समझाती है कि अब वो एक्सरसाइज और प्यार दोनों कर सकता है। तभी अचानक से उनकी तरफ एक बॉल आ रही थी। ये देखकर गुन जल्दी से रिएक्ट करता है और अपने उसी हाथ से बॉल को रोक लेता है जिस हाथ में उसे बचपन में चोट लगी थी। ये देखकर जो सोचने लगती है कि आखिरकार वो अपना 15 साल पुराना दर्द भूल गया है तो उसे अब उसको उसके पास्ट के बारे में याद नहीं दिलाना चाहिए। इसीलिए वो भी उसे कहती है कि वो ही उसका पहला प्यार है। उसके बाद संकट होता है और सैन को पकड़ने के लिए पुलिस आती है और अगले दिन से ही गुन जू के पीछे प्यार में लट्टू होने लगता है लेकिन जू उसे इग्नोर करने लगती है। उसके बाद जू क्लिनिक पर बैठी हुई होती है तभी उसके पास डॉक्टर भागते हुए आते हैं और उससे कहते हैं कि उसने गुन को अपना प्यार बना के उनके रिसर्च को बचा लिया। जू कहती है कि उसने रिसर्च के लिए नहीं सिर्फ अपने पेशेंट के लिए किया है, अगर गुन की मेमोरीज फिर से वापस आ जाती तो वो बहुत ही दुखी होता। उसके बाद वो दोनों गुन से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ गुन जू को देखकर उसके मॉम डैड को बताता है कि ये उसका पहला प्यार है। तभी उसके पेरेंट्स उसे अपने पास बैठा लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसकी गुन के साथ मुलाकात कैसे हुई थी। ये सुनकर गुन उन्हें बताने लगते हैं कि जब वो 13 साल का था तब वो एक बार पानी में गिर गया था और जू ने ही उसकी जान बचाई थी। ये सब सुनकर गुन के पेरेंट्स उससे काफी खुश हो जाते हैं। तभी जू ने उनके साथ इतना अच्छा बिहेव करने के लिए मना करती है क्योंकि वो गुन के साथ इतना भी क्लोज नहीं है। उसके बाद जू बाहर निकलती है और सोचने लगती है कि उसे गुन के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। तभी गुन स्टाइल में उसकी तरफ उसको प्रपोज करने के लिए आने लगता है। जू उसे देखकर चौंक जाती है और तेव को सामने ही देखती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि भले ही वो उसका पहला प्यार है लेकिन अभी उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो इसी हॉस्पिटल में ही काम करता है, इसीलिए वो उसे प्रपोज करने का ना सोचे। उसके बाद तेव उसे आवाज लगाता है। तभी गुन उसे देखकर समझ जाता है शायद तेव ही उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर संकट होता है और गुन एक्सरसाइज करते करते अपने दोस्त को बताता है कि उसे अपना पहला प्यार तो मिल चुका है लेकिन उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इधर हम सैन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिससे गुन के सर्जरी के बारे में पूछताछ किया जाता है। सैन उसे उस रात के बारे में सब कुछ डिटेल में बताता है कि जब गुन उनसे नाराज होकर घर से चला गया था तब वो भी उसके पीछे गया था। वो जाकर उसे एक नदी के सामने उदास बैठा हुआ देखता है और जब वो पीछे मुड़ा तब गुन अचानक से पानी में कूद गया। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ कंपनी का बॉस बंजू आता है और सैन को जेल से छुड़ाकर बाहर निकलता है। बाहर सैन उससे पूछता है कि उसने
उसने उसकी मदद क्यों किया, क्या वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करवाना चाहता है। वंजू कहता है कि रिन्यू करवाना तो उसकी चॉइस है, लेकिन उसने तो दोस्ती के लिए किया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम जू और तेव को एक साथ देखते हैं और गुन पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है। जो तेव को उसका ही दिलवाया हुआ किचन दिखाती है जो वो पेरिस से लेकर आया था। उसी वक्त तेव गुन को अपनी चप्पल फेंक कर मारता है। ये देखकर वो पीछे मुड़ती है, तभी वो देखती है कि ये सब गुन कर रहा है, इसीलिए वो उससे पूरा गुस्सा होती है। उसके बाद सीन कट होता है और गुन अपने लंच के लिए काफी बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाता है। तेव उसके लंच को देखकर वो भी उसे ज्वाइन कर लेता है। उन्हें एक साथ देखकर जू जलस फील करती है और वहाँ से जाने लगती है और आगे एक आदमी से टकरा जाती है, लेकिन तेव उसके पास आता है और कुछ काम है कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर गुन उसे कहता है कि तेव को तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वो कह रही है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जू कहती है कि भले ही तेव को ये सब नहीं पता, लेकिन वो उसे पसंद करती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सैन को टेनिस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर उसे उसके मॉम डैड अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहते हैं। तभी गुंजू वहाँ पर काफी सारे बॉल्स लेकर आता है और सैन बॉल्स पर साइन करने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। सैन कहता है कि वो गुन के दोस्त फैंग के स्कूल में बच्चों से मिलने जाने वाला है और ये साइन किया हुआ बॉल्स उन्हें देने वाला है। तभी उसकी मॉम उसका डैड को मारने लगती है और कहती है कि उसने उसका टाइम ऐसे फिक्स क्यों किया, कल तो उसका एक इम्पोर्टेंट मैच है, उसे उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। इधर फैंग स्कूल में सबको बताता है कि उनसे मिलने के लिए सैन आने वाला है। उसके बाद हम गुन को देखते हैं जो कंपनी आता है और खुद को काफी बड़ा आदमी बताने लगता है। वो मीटिंग रूम में जाकर बुंजू के पास बैठता है और उसे कहता है कि वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। बुंजू कहता है कि वो तो बीमार था और उसके भाई ने उसे बचाया था। ये कहने के बाद वो उसे एक काम देता है जिसमें उसे सियोन को उसके एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कर पाए तो वो उसे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देगा। उसके बाद गुन बाहर आता है और सोचने लगता है कि बुंजू ने ऐसा क्यों कहा कि उसके भाई ने उसे बचाया था, वो तो सिर्फ सीढ़ियों से गिरा था। इधर नर्स हॉस्पिटल में गुन को ढूंढ रही थी। तभी गुन चुपके से हॉस्पिटल का ड्रेस पहनकर उसके सामने आता है। उसके बाद गुन उसके पास वही चेन देखता है जो जू के पास था। ये देखकर वो उसे पूछता है कि ये की चेन उसे किसने दिया, ये तो जू के पास भी था। तभी नर्स उसे बताती है कि एक बार तेव बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस गया था और तभी उसने सबके लिए ये लाया था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जू को किचन लेकर रास्ते पर चलते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने से एक वैन गुजरती है और उसमें से सैन निकल कर भाग रहा होता है। भागते भागते उसका एक बॉल गिर जाता है। तभी जू उसे उठाती है और इतनी जोर से गाड़ी चलाने के लिए उसे धमकाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो उसकी तरफ बॉल फेंकती है। तभी उस बॉल को कैच करने के चक्कर में सैन के सारे बॉल्स गिर जाते हैं। जो उसके बॉल्स को पकड़ने के लिए नीचे लेट जाती है। इतने में ही उसकी दोस्त वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो बताती है कि वो स्ट्रेचिंग कर रही है। फिर वो सभी बॉल्स को इकट्ठा करके एक बैग में डालते हैं जिसमें जू का किचन भी गिर जाता है। उसके बाद जू अपने केबिन में चली जाती है। इधर सैन दूर पर चली गई बॉल्स को उठाता है और जू के केबिन में जाकर उसे उसका बैग मांगता है। यहाँ फैंग सैन का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर सीन कट होता है और गुन तेव को एक लड़की के साथ देखता है और सोचने लगता है कि तेव की तो पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है। इधर सैन फैंग के स्कूल में आता है, लेकिन तभी सभी वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद गुन जू के पास आता है। तभी वो देखता है कि जू सो रही है। ये देखकर वो उसके पास बैठता है और उसे प्यार से देखने लगता है। उसके बाद उसकी नजर जू के डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है जिसमें बैड मेमोरी इरेजर लिखा हुआ था। ये देखकर वो सोचने लगता है कि बैड मेमोरी इरेजर क्या है। तभी अचानक से जू जागती है और उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। गुन कहता है कि वो बस उसे देखने के लिए आया था। फिर जू उससे पूछती है कि उसने उसका नोट्स कितना पढ़ा। वो कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं पढ़ पाया। उसके बाद गुन उसे अपने साथ डिनर के लिए चलने को कहता है, लेकिन जू उसके साथ जाने के लिए मना करती है। तभी गुन कहता है कि वो अपना विश कूपन यूज करना चाहता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गुन और जू एक कमरे में बंद थे। तभी उन्होंने स्टोन पेपर सीजर खेला था जिसमें जू हार गई थी और छुपने के लिए जाने वाली थी। तभी गुन उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो उसकी जगह छुप जाए तो उसे उसकी एक विश पूरी करनी होगी। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जू गुन के साथ डिनर के लिए आती है। डिनर पे गुन जू से कहता है कि उसे तेव से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। उसके बाद जू उसे तेव का मैसेज दिखाती है और कहती है कि वो हमेशा उसे बताता है कि वो कहाँ पर है और वो भी उसे बताती है। भले ही वो उसका पहला प्यार है, लेकिन अब प्रेजेंट काफी बदल गया है। उसके बाद गुन उसे पास्ट का स्टोरी बताता है कि कैसे उसने उसे पानी से डूबते हुए बचाया था और कहता है कि भले ही वो उसका पास्ट है लेकिन अभी भी वो उसे अपना प्रेजेंट ही मानता है। उसकी स्टोरी सुनकर जू काफी उदास हो जाती है और अपना डिनर खत्म करके घर आके सो जाती है। अगले दिन सुबह वो उठकर उसके बेड में एक लड़की को देखती है और चौंक जाती है। उसके बाद वो उसे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठाती है और उसकी मॉम से पूछती है कि ये लड़की कौन
है। वो लड़की कहती है कि क्या उसे याद नहीं कि वो कौन है। जब वो बचपन में कोरिया गई थी तब वो उसके साथ खेला करती थी। उसके बाद उसकी मम बताती है कि ये उसकी फ्रेंड की बेटी है। उसके बाद सीन कट होता है और हम फैंग को देखते हैं, जो क्लास में आकर देखता है कि सैन ने पहले से ही बॉल्स को क्लास में रख दिया है। इधर सैन टेनिस की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वो अपना बैग में जू का लॉकेट देखता है। लॉकेट वही है जो अभी तक हम किचन बोल रहे थे, लेकिन आपसे हम लॉकेट ही बोलेंगे। यहाँ जू अपने लॉकेट को ढूंढते हुए परेशान होने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि शायद बॉल्स को रोकते हुए उसका लॉकेट गिर गया होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ जाती है। वो इधर उधर ढूंढने के बाद नाले में अपना लॉकेट ढूंढने लगती है। तभी गुन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या ढूंढ रही है। जो उसे बताती है कि उसका लॉकेट खो गया है। गुन कहता है कि वो उसको क्यों ढूंढ रही है, वो तो इतना महंगा भी नहीं था। जो कहती है कि भले ही वो सिंपल है लेकिन उसके लिए वो बहुत ही कीमती था, क्योंकि ये गिफ्ट उसे उसने दिया है जिससे वो लाइक करती है, और अगर वो उसकी मदद नहीं करना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है। ये सुनकर गुन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम रात को तेऊ और मिंजू को एक कार में देखते हैं, जहाँ मिंजू उसे कहती है कि उसे जू की वजह से हॉस्पिटल में ओवर टाइम करना पड़ता है। तभी तेऊ कहता है कि वो उसके लिए जू से बात करेगा। गुन उन्हें एक साथ देखता है और हॉस्पिटल के बाहर कार से घूमने लगता है। तभी वो देखता है कि जू अभी भी उस लॉकेट को ढूंढ रही है। उसके बाद वो जू के पास जाता है और उसके आगे लॉकेट को फेंकता है। जू उसे उठाती है और पूछती है कि क्या ये लॉकेट उसने लिया था। तभी गुन उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो किसी और से प्यार करती है, ये जानकर वो जलस हो गया था और इसीलिए उसने उसके लॉकेट को ले लिया। जो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और तेऊ को मैसेज करके कहती है कि यहाँ बहुत ही सर्दी है, इसीलिए उसे ठंड लग रही है। ये सुनकर गुन पीछे से उसके ऊपर अपना स्वेटर डाल देता है। जो उसे उसका स्वेटर लौटाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है और वो भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गुन उसे रोकता है क्योंकि सामने ही कार में तेऊ मिंजू को किस कर रहा था। जो कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी गुन उसे एक प्रॉमिस करने को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो ना ही सैड होगी और ना ही रोएगी। जो कहती है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो इजीली रोने लग जाएगी। ये क्या कर वो फिर से वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी गुन उसे फिर से रोकता है और कहता है कि अभी तक वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा, क्योंकि अगर उसे दर्द होगा तो उससे कहीं ज्यादा दर्द उसको होगा। इधर मिंजू कार में से उन्हें देख लेती है और चुपने लगती है। यहाँ जो गुन से पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर तेऊ आ जाता है और गुन को धमकाने लगता है कि अगर वो जू के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो वो उसका डॉक्टर बदल देगा, लेकिन जू उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी जाते जाते तेऊ मिंजू के बारे में बताने लगता है कि उसका काम कभी बढ़ गया है, इसीलिए क्या वो उसका काम थोड़ा कर सकती है। जो उसका काम करने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर गुन उसे कहता है कि वो उसका काम क्यों करेगी। तभी जो उसे धमका कर कहती है कि वो अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। ये क्या कर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गुन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। जो अपने हाथ उससे छुड़वाती है तभी गुन के फेस पर थोड़ा कट लग जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम अगले दिन गुन को घर पर देखते हैं। तभी सैन उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो उसका क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर रहा है। गुन कहता है कि उसके पास उसका क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसीलिए वो उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। उसके बाद सैन उसे कुछ नहीं कहता है और डॉक्टर को फोन करके बताता है कि उनका पेशेंट उसके घर पर है और उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी डॉक्टर बताता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनके पास कोई गार्डियन होना चाहिए। इसीलिए सैन गुन के साथ रहने के लिए फैंग को वहाँ बुलवाता है। उसके बाद गुन एक कार सिलेक्ट करके फैंग के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। इधर योन एक ड्रिंक में सैन का फोटो देखती है और काफी गुस्सा होती है और ड्रिंक के कैन को तोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर निकलकर वो एक लेडी की हेल्प करती है। उसी वक्त गाड़ी से दो लड़के योन के ऊपर गलत कमेंट करने लगते हैं। तभी जू वहाँ पर आती है और ये सब देखकर भी उसे बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है और कहती है कि वो सबकी हेल्प करती है, लेकिन उसके साथ ही वो उल्टा बिहेव क्यों करती है। उसके रूम का सामान ऐसे ही पड़ा रहा लेकिन उसने साफ भी नहीं किया। ये कहकर वो सो जाती है। यहाँ सैन अपने पेरेंट्स और बुंजू के साथ मैच खेलने के लिए आता है। थोड़ी देर बाद बुंजू गुन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने सियोन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। गुन कहता है कि अभी तक उसने साइन नहीं करवाया है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। उसके बाद गुन सियोन से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके एजेंसी में काम करेगी। तभी सियोन उसे एक टेनिस मैच खेलने के लिए कहती है। अगर वो इस मैच में जीत जाएगा तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देगी। उसके बाद वो दोनों मैच खेलने लगते हैं, लेकिन गुन से मैच खेला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, इसीलिए वो जमीन पर लेट जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जू को देखते हैं जो सोकर उठती है और देखती है कि उसे काफी देर हो चुकी है। उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उन्होंने गुन की काउंसलिंग ले ली है। डॉक्टर कहती है कि गुन के काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि वो उसके भाई का टूर्नामेंट मैच देखने के लिए गया हुआ है। जो कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गुन को देखने के लिए आ रही है। ये क्या कर वो रेडी होकर बाहर आती है और एक टैक्सी में चढ़ती है। यहाँ यान टूर्नामेंट में आई हुई थी। वो वहाँ एक सैन का फोटो देखती है और उसे
खराब करने लगती है। तभी गुन उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उसके चश्मे में अपने बालों को ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड सियान को सैन का फोटो खराब करते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो उसे बाहर निकाल देते हैं। इधर सैन को मैच खेलने से काफी चोट लगी हुई थी, लेकिन वो उन्हें सबसे छुपाता है। उसके बाद बुंजू और उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसे कांग्रेट्स करते हैं। थोड़ी देर बाद बुंजू बाहर आता है, तभी जू आकर उससे गुन के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। जू बताता है कि वो तो यहाँ से पहले ही चला गया है। उसके बाद सीन कट होता है और जू एक शॉप पर आती है। थोड़ी देर बाद सैन भी उस शॉप पर आता है और जू को काफी सैड दिखता है, इसीलिए वो जानबूझकर उससे टकराता है, जिसमें उसके एक्स नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी वो सैड होकर कहने लगता है कि ये तो आप सगुन हो गया, अब उसे कल से मैच के पहले ही बाहर निकल दिया जाएगा। जो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और सैन उससे डिनर के लिए पूछता है। तभी जू डिनर के लिए मान जाती है और उसके साथ डिनर के लिए चली जाती है। इधर गुन हॉस्पिटल में बाकी डॉक्टर्स को ट्रीट देता है। तभी वो मिंजू के पेरिस का लॉकेट देखता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है। तभी नर्स कहने लगती है कि उसके पास भी पेरिस का लॉकेट था, लेकिन अभी वो गुम हो चुका है। इधर जू सैन को समझाती है कि एक फूटने पर कोई अपशगुन नहीं होता है, उसे कल के मैच के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सैन कहता है कि उसे ये सब पता है, उसने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि वो उसे काफी सैड लग रही थी और उसकी वजह से ही अब उसके फेस पर स्माइल आई है और इससे वो काफी खुश है। जू कहती है कि उसने अच्छा किया, लेकिन उसे अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर वो टैक्सी में बैठती है और वहाँ से जाने लगती है। सैन भी उसके टैक्सी के साथ भागने लगता है। जू पूछती है कि ये वो क्या कर रहा है। तभी सैन उसे बताता है कि अभी उसके रनिंग करने का टाइम है। थोड़ी देर बाद जू पहुँचती है और सैन भी भागते हुए उसके पास आता है। रनिंग के दौरान उसके फेस पर दाग लग गया था, जो जू उसके दाग को साफ करती है। तभी सैन को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से काफी पैसे कट गए हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। जू पूछती है कि क्या हुआ, वो इतना चौंक क्यों गया, लेकिन सैन उसे झूठ-मूठ का बताता है कि उसने कुछ सामान खरीदा है जिसका पैसा भी कट गया है। उसके बाद जू उसे कल के मैच के लिए चेयर्स करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सैन गुन को कॉल करता है और पूछता है कि वो उसके अकाउंट से इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। तभी गुन कहता है कि उसे उसके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे खुद का क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, इसीलिए वो उसका क्रेडिट कार्ड उसे वापस कर देगा। सैन कहता है कि वो उसके हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा है, वो वहाँ आकर उसका क्रेडिट कार्ड दे दे। गुन सैन को देख लेता है, लेकिन उसे कहता है कि वो अभी घर पर है। उसके बाद सैन को याद आता है कि जू का लॉकेट उसके पास है, इसीलिए वो उसे लौटाने के लिए आवाज देने लगता है। तभी गुन आकर उसे चुप करा लेता है और नीचे गिरा देता है। सैन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे तो जू का लॉकेट लौटाना था। गुन बताता है कि ये लॉकेट जू का नहीं, उसके नर्स का है। ये कहकर वो उससे लॉकेट ले लेता है। उसके बाद वो दोनों लेटकर अपने बचपन के बारे में सोचने लगते हैं। सैन उसे कहता है कि उसके बचपन का सपना था कि वो एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन अब वो उसके इस सपने को पूरा करेगा। पर गुन उसे अपने सपने को पूरा करने से मना करता है और अपने गेम पर ध्यान देने को कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम जू की मॉम और यान को एक साथ देखते हैं, जहाँ यान उसकी मॉम को बैंडेज लगाते हुए कहती है कि उसने जू को अपना पार्ट टाइम जॉब के बारे में क्यों नहीं बताया। जू की मॉम बताती है कि जू के पापा एक साइकियाट्रिस्ट थे, लेकिन वो एक दिन वॉलंटियर का काम करने के लिए गए थे और तभी उसकी डेथ हो गई थी और जू भी उस दिन वहाँ पर मौजूद थी और इसी वजह से वो जू को अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में नहीं बताना चाहती है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन गुन सियोन को लेकर बुंजू से मिलने के लिए जाते हैं। तभी बुंजू उससे पूछता है कि क्या उसने सियोन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना लिया, लेकिन गुन से एक रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पास खुद की एक एजेंसी है और सियोन उसी में काम करेगी। ये क्या कर वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर सिलोन उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा। तभी गुन कहता है कि उसने सब कुछ प्लान करके रखा है। यहाँ पर सीन कट होता है और जू और डॉक्टर मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे। तभी मिनिस्टर उन्हें कहता है कि उन्हें यूके वाला डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मिला है। ये सुनकर डॉक्टर डूम जू की तरफ देखता है। तभी जू को याद आता है कि उसका सूटकेस तो गुन के साथ ही रह गया है। उसके बाद डूंग मिनिस्टर से माफी मांगता है और कहता है कि वो जल्दी डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट कर देगा। उसके बाद जू गुन के रूम के बाहर जाती है और उसके सूटकेस के बारे में बात करने का सोचती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो उससे कैसे बात करेगी। तभी उसे सैन का ख्याल आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सैन का भी मैच चल रहा है। फिर वो सैन की मॉम को कॉल करती है और सारा कुछ बताती है। तभी उसकी मॉम उसे वहाँ का एड्रेस और पासपोर्ट बताती है और वहाँ जाकर ले लेने को कहती है। इधर मैच के दौरान सैन रुक जाता है और जू और गुन के बातों को याद करने लगता है। मैच खत्म होने के बाद उसकी मॉम उसे डांटती है और कहती है कि वो मैच के दौरान क्यों रुक गया था। तभी वो कहता है कि वो इन सब से काफी थक चुका है, इसीलिए उसे घर जाके नहाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जू उसके घर पे आके अपना सूटकेस ढूंढने लगती है और गुन भी अपनी घर की तरफ आ रहा होता है। जू को अपना सूटकेस मिलता है, तभी वो उसे लेकर बाहर जाने लगती है। तभी दरवाजे से गुन आता है और जू उसे देखकर सूटकेस के पीछे छुप जाती है, लेकिन गुन उसे देख लेता है और कहता है कि क्या वो उसके घर पर चोरी
कर रही है। तभी जू कहती है कि वो यहाँ उसका आईडी कार्ड लेने आई थी। हॉस्पिटल में उसे आईडी कार्ड की जरूरत थी और वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, और इसके बारे में उसने उसके फैमिली से भी बात की है और उसके मॉम ने ही उसके घर का पासपोर्ट बताया था। गुन कहता है कि क्या उसका आईडी कार्ड इतना बड़ा है जो वो सूटकेस में लेकर जा रही है। जू कहती है कि ये सूटकेस तो वो अपने घर से ही लाई है, उसे उसका आईडी लेना इतना इम्पोर्टेंट था कि वो अपने सूटकेस घर पर भी नहीं छोड़ पाई। उसके बाद गुन उसे अंदर लेके जाता है और दोनों मिलकर उसका आईडी कार्ड ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद जू को उसका आईडी कार्ड मिल जाता है। उसके बाद वो जाते वक्त गुन के हाथों में चोट देखती है और उसे बैंडेज लगा देती है। तभी गुन उसे प्यार से देखने लगता है। इधर सैन यान के साथ था। वो उसे कहती है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा था, और तो और उसने सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया है। सैन कहता है कि उसने आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं किया है और उससे भी प्यार नहीं करता है। उसे पता है कि वो उसके लिए फील करती है, लेकिन उसको उससे भी अच्छा लड़का मिल सकता है। यान कहती है कि वो यहाँ इसलिए नहीं आई थी, उसका ब्रेसलेट कहीं खो गया है और उसे लगता है कि वो उसके गाड़ी में है। उसके बाद वो उसे उस ब्रेसलेट को ढूंढकर उसके एड्रेस पर भेज देने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और गुन फैंग के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गुन सामने तेओ और मिंजू को एक साथ देखता है और काफी गुस्सा होने लगता है। थोड़ी देर बाद गुंजू को फ्लावर देने आता है, लेकिन उसका फ्लावर लिफ्ट में फंसकर टूट जाता है। उसके बाद वो टूटा हुआ फ्लावर जू को देता है। ये देखकर मिंजू हंसने लगती है। तभी गुन कहता है कि ये तो सिर्फ टूटा हुआ डाली है, लेकिन असल में वो तो जू को फ्लावर कह रहा है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद यान हॉस्पिटल में आती है और जू को शॉपिंग करने ले जाती है। वहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी जू उसे हाँ कहती है। यहाँ पर सीन कट होता है और रात को सैन गुन के पास आता है और उसी के रूम में सोने लगता है। सोते वक्त गुन उसे देखता ही रहता है और कहता है कि बचपन में जब तक वो सो नहीं जाता था तब तक वो उसे उसी की तरफ देखने को कहता था। सैन कहता है कि वो तो काफी पुरानी बात है, उसे लगा था कि वो सारे मेमोरीज भूल गया है। गुन कहता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है, आखिर वो तो उसका भाई है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन यान सुबह सुबह एक्सरसाइज करके ड्रिंक कर रही थी। तभी जो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो सुबह सुबह ड्रिंक क्यों कर रही है। उसी वक्त यान उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है कि उसने ये कपल टी शर्ट उसके लिए खरीदी थी, लेकिन अभी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो ये वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ पहन सकती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम सैन की मॉम को देखते हैं जो सैन की मसाज कर रही होती है। मसाज करते करते उसकी नजर सैन के चोट पर पड़ती है और वो उसके शूज लेकर गुंजू को धमकाने लगती है और कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने ये शूज सैन को क्यों पहनने दिया। गुंजू कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसको शूज की कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर मिली थी जो सैन के कोचिंग फीस को फ्री करने वाली थी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि उसके लिए उसके बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो शूज लेकर उस कंपनी में जाती है और कहती है कि उन्हें उनके स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं है, उनके शूज की वजह से उसके बेटों के पैरों में चोट लग गई है। इधर हम गुन को सियोन के साथ देखते हैं। सियोन उससे कहती है कि क्या वो उसके एजेंसी पर भरोसा कर सकती है। तभी गुन कहता है कि वो बिल्कुल भरोसा कर सकती है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। सियोन कहती है कि वो उसके बारे में उसके मॉम डैड से बात करेगी, लेकिन अगर 10 दिनों में उसने उसकी फीस नहीं दी तो उनका डील कैंसिल हो जाएगा। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी उसके सामने जू आती है और उसके गाड़ी में बैठकर उससे कहती है कि वो बिना गार्डियन के कहीं भी नहीं जा सकता है, इसीलिए वो उसके साथ चलेगी। उसके बाद गुन उसे लेकर हॉर्स रेसिंग के लिए आता है। तभी जू उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। गुन कहता है कि अगर वो उसके सवाल का जवाब देगी तब वो उसके सवाल का जवाब देगा। गुन पूछता है कि उसने और तेओ ने डेट करना कब स्टार्ट की थी और क्या अभी भी उनके ब्रेकअप करने का कोई चांस है, लेकिन जू कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप क्यों करेगी। उसके बाद गुन भी उसे बताता है कि वो यहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात करने आया है। थोड़ी देर बाद जू तेओ को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर गुन और जू हॉर्स के ओनर से मिलने के लिए जाते हैं और गुन अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में बात करता है, लेकिन वो ओनर्स नहीं मानता है और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर बाहर निकलने लगता है। तभी गुन उसे कहता है कि कौन सा हॉर्स जीतेगा इसके बारे में वो बता सकता है। उसके बाद वो ओनर गुन को एक हॉर्स पर बैट लगाने को कहता है कि इनमें से कौन फास्ट आने वाला है। गुन एक हॉर्स पर बैट लगाता है, लेकिन वो काफी पीछे होता है। ये देखकर दोनों को धक्के मार से बाहर निकल दिया जाता है। बाहर उन्हें पता चलता है कि गुन ने जिस हॉर्स के ऊपर बैट लगाई थी वो रेस जीत चुका है। उसके बाद गार्ड्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके बॉस उसे अंदर बुला रहे हैं, लेकिन गुन कहता है कि आप उसके पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में आकर जू को तेओ का कॉल आता है। तभी जू उससे पूछती है कि वो कब तक फ्री होने वाला है। तेओ कहता है कि क्या वो उससे वेटिंग रूम में मिल सकती है। उसके बाद जू ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बातें सुनकर गुन वहाँ से चला जाता है। इधर तेओ बाकी डॉक्टर से गुन की एक टेस्टिंग के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि इसके बारे में जू और बाकी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर एक नर्स कहती है कि उन्हें सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए, लेकिन तेओ इसके लिए मना कर देता है। उसके बाद नर्स गुन को टेस्टिंग के लिए लाती है। तभी गुन उससे पूछता है कि जू कहाँ पर है। नर्स कहती है कि वो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट
मीटिंग में है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। उसके बाद गुन टेस्टिंग के लिए लेट जाता है। इधर जू तेव के लिए अच्छे से रूम को साफ करके उसका वेट करने लगती है। यहाँ तेव गुन का टेस्टिंग करके बाहर निकलता है और जू को कॉल करके कहता है कि वो उसका वेट करे, वो आ रहा है। उसके बाद जू खिड़की से तेव को कहीं जाते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। आगे जाकर वो तेव को मिंजू के साथ देखती है। तेव मिंजू से कहता है कि जू वेटिंग रूम में उसका वेट कर रही है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए उसके पास आया है। मिंजू कहती है कि आखिर कब तक वो अपने रिलेशनशिप को छुपाए रखेंगे, यहाँ उसके लिए काफी मुश्किल हो रही है। उनकी बातें सुनकर जू रूम में आती है और सब कुछ मिटाने लगती है। उसके बाद वो तेव के बारे में याद करने लगती है। तेव ने उसे कहा था कि जब वो यूके से वापस आएगी तब वो एक साथ डेट करेंगे। प्रेजेंट में गुन जू के पास आता है और उससे कहता है कि उसने तेव को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया, उसे उसको चाटा लगाना चाहिए था। जू कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो गलत समझ बैठी कि वो उससे प्यार करती है और अब वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि वो रो भी नहीं पा रही है। गुन कहता है कि उसे रोकर अपने इमोशंस बाहर निकाल देनी चाहिए। वो एक साइकोलॉजिस्ट है लेकिन वो अपनी भी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही है। तभी जू उसे गुस्से से कहती है कि उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो बस अपने काम पे काम रखे। तभी गुन भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जू उदास होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और रोने लगती है। तभी सैन उसे देख लेता है। इधर गुन तेव के पास आता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि आज के बाद जो उसका है वो उसे छूने की कोशिश ना करे। इधर सैन जू को अपने कार में ले जाता है। तभी जू उसे एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये उसे उसके कार से मिला है। ये देखकर सैन समझ जाता है कि ये ब्रेसलेट यान का है। उसके बाद सैन घर आके जू के बारे में सोचने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन जू हॉस्पिटल में आती है। तभी वो मिंजू के गले में एक नेकलेस देखती है जो उसी की तरह उसे तेव ने दिया था और उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अपने लॉकेट को देखने लगती है। उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो डूंग के ऊपर चिढ़ने लगता है क्योंकि गुन ने उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया था। उसे 3 महीने तक उनके अंडर में ही रहना था। डूंग कहता है कि उसकी फैमिली भी यही चाहती थी लेकिन वो उसकी फैमिली को मनाने की कोशिश करेगा। तेव कहता है कि गुन और जू के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, शायद इसीलिए उसने डिस्चार्ज ले लिया। तभी प्रोफेसर जू को इस प्रोजेक्ट से निकालने की बात करता है लेकिन डूंग कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जू ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की है। उसके बाद प्रोफेसर डूंग को वो रिजल्ट दिखाता है जो तेव ने गुन के ऊपर किया था। ये देखकर डूंग चौंक जाता है और तेव से कहता है कि उसने बिना पूछे ये कैसे किया, ये तो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट का है और वो तो न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का है। तभी प्रोफेसर कहता है कि आपसे ये प्रोजेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगी। उसके बाद हम गुन को घर में देखते हैं जिसने अपने घर में एक छोटी सी एजेंसी खोल रखी थी। ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। यहाँ पर सिनकट होता है और जू तेव से मिलने के लिए आती है और गुस्से से सोचने लगती है कि उसने तेव के ऊपर पानी फेंक दिया है लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद तेव उसे बताता है कि आपसे गुन का प्रोजेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट संभालने वाला है, इसीलिए वो उसे गुन के सारे डिटेल्स दे दे। उसके बाद जू अपने रूम में आती है और गुन के सारे रिसर्च के डाटा एक सूटकेस में पैक करती है और बाहर आती है। उसके बाद वो तेव को कॉल करके बताती है कि वो गुन का सारा डाटा लेकर उसके पास आ रही है। हॉस्पिटल में वो तेव के रूम में आती है तभी वो देखती है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसीलिए वो उन्हें साफ करने लगती है। तभी उसकी नजर उस टेस्ट पर पड़ती है जो तेव ने गुन के ऊपर किया था। उसी वक्त तेव वहाँ पर आता है। उसे देख के जू उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि ये टेस्ट वो गुन के ऊपर कैसे कर सकता है, क्या उसने इसके बारे में गुन को बताया था। तेव कहता है कि उसने ये उसको बताना जरूरी नहीं समझा। इससे जू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारा साफ किया हुआ कचरा फिर से उसके डेस्क पर फेंकती है और गुन का डाटा लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर वो तेव के दिए हुए लॉकेट को डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ पर सिनकट होता है और यान को एक डिलीवरी बॉय आकर उसका ब्रेसलेट लौटाता है। ये देखकर वो काफी खुश होती है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि यान ही गुन का पहला प्यार है। उसी ने गुन के मेडल को रीयूनियन पार्टी में रखा था। तभी उसकी नजर सैन पर पड़ती है और सैन उसे देखकर भागने लगता है। तभी यान भी उसके पीछा करने लगती है और उसकी गाड़ी में जाकर बैठती है और कहती है कि वो उसे देखकर भाग क्यों रहा है। ये क्या कर वो उसे जबरदस्ती किस कर लेती है। उसके बाद वो उसे ब्रेकअप कर लेने को कहती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जू बारिश में भीगते हुए गुन के पास आती है और कहती है कि उसे यहाँ पर एक रूम चाहिए क्योंकि अब वो उसके एजेंसी में टीम डॉक्टर का काम करने वाली है और उसे जॉब के लिए एक एग्रीमेंट पढ़कर सुनाती है। तभी गुन उसका एग्रीमेंट लेता है और उसे फेंक देता है और कहता है कि वो उसके साथ काम करना नहीं चाहता है। जो पूछती है कि उसे क्या हो गया, पहले तो वो उसके साथ काम करना चाहता था। गुन कहता है कि तब वो उसे पसंद करता था लेकिन अब उसका मूड चेंज हो गया है। तभी जू कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब वो अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएगी। पर गुन उसका कोट पकड़कर उसे बाहर निकलने लगता है लेकिन जू वहाँ से नहीं जाती है। फिर वो उसे उठा लेता है। तभी अचानक से बिजली कड़कती है जिससे जू डर जाती है। तभी गुन कहता है कि उसने अभी ड्रिंक किया है इसलिए वो गाड़ी नहीं चला सकता है, इसीलिए वो आज गेस्ट रूम में रह सकती है। जू गेस्ट रूम में चली जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह
सुबह गुन अपने रूम से बाहर आता है, तभी वो देखता है कि जू बहुत सारा खाना खा रही थी। गुन उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, आखिर उसका मकसद क्या है। जू कहती है कि जब वो घर से बाहर होती है तब वो ऐसे ही करती है। उसके बाद गुन को सियोन का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो रिहैब सेंटर में है। गुन कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। ये सुनकर जू कहती है कि उसे भी उसके साथ चलना है, लेकिन गुन उसे मना कर देता है और अपने गाड़ी में आकर बैठता है। तभी जू भी उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले चलने को कहती है, लेकिन गुन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो रिहैब सेंटर आता है, लेकिन उससे पहले जू वहाँ पर पहुँच चुकी थी, इसीलिए वो उसे चिढ़ाने लगती है कि गाड़ी से ज्यादा स्पीड तो उसकी टैक्सी की ही थी। गुन उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन जू उसे रोक लेती है और कहती है कि वो भी सियोन से मिलना चाहती है, वो उसकी एथलीट है और वो उसका टेस्ट ले सकती है, पर गुन उसके लिए मना करता है। इधर हम सियोन को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है कि उसे रिहैब ट्रीटमेंट नहीं लेना है। उसके बाद गुन सियोन के मॉम के पास आता है और उसे रिहैब ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर बुंजू आता है और गुन से कहता है कि उसे सियोन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी उसके टेस्ट करवा लिए हैं। उसके बाद वो सियोन के मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर जो सियोन के साथ बात करने लगती है और कहती है कि उसके दिल में जो भी बात है वो उसके साथ शेयर कर सकती है। सियोन जू को अपने एथलीट के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर बाद गुन रिहैब सेंटर रूम में आता है, तभी वो देखता है कि जू रस्सी से ऊपर लटकी हुई है। वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसने सियोन को मना लिया। जू कहती है कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन वो उसे जल्द ही मना लेगी, पर अभी वो उसे नीचे उतारने को कहती है, लेकिन गुन उसे नहीं उतारता है और उसके रस्सी को हिलाने लगता है। तभी जू उसे ऐसा करने से मना करती है। यहाँ पर सीन कट होता है और सैन डुंग से मिलने के लिए आता है। डुंग उसे कहता है कि उसे गुन को हॉस्पिटल आने के लिए मनाना होगा, अगर उसे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा भी याद आ गया तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। लेकिन सैन टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि क्या वो उसे जू का नंबर दे सकता है। आज उसकी छुट्टी थी तो उसने सोचा कि उसे उसके साथ लंच करना चाहिए। डुंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसके साथ लंच कर लेगा। ये सुनकर सैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ यान एक स्टोर पर आती है और वहाँ पेमेंट करते वक्त उसका कार्ड नहीं चल रहा था। वो सोचने लगती है कि शायद उसके डैड ने उसका कार्ड बंद कर दिया है। उसके बाद सैन वहाँ पर आता है और उसका पेमेंट कर देता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। तभी वो सैन को बताती है कि शायद उसके डैड को पता चल गया है कि वो यहाँ पर है। उसके डैड एक गैंगस्टर है, इसीलिए वो उसे बच के रहने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम जू को देखते हैं जो डुंग से गुन के टेस्ट के बारे में पूछने लगती है। डुंग कहता है कि उसे इस टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ये सब तेऊ और प्रोफेसर की मिली भगत है, लेकिन वो टेंशन ना ले, वो इस मैटर को संभाल लेगा, वो बस अपने सब्जेक्ट गुन पर ध्यान दे। उसके बाद सीन कट होता है और गुन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने लगता है। तभी गुन कहता है कि उसे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि उसे काम पर जाना है, पर उसकी मॉम उसे मना करती है और पूछती है कि क्या वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है। तभी गुन कहता है कि इन सब फालतू कामों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि वो लड़की तो उसका पहला प्यार है। सैन भी उसे अपने पहले प्यार के बारे में बताने को कहता है, लेकिन गुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो बाहर आकर सैन से पूछता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन क्या वो घर पर ही था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और अपनी गाड़ी के लोकेशन से पता लगा लेता है कि वो अपने एक्सीडेंट के दिन एक होटल पर गया था। तभी वो सोचने लगता है कि उसके भाई ने उससे झूठ क्यों कहा। उसके बाद वो देखता है कि उसके गाड़ी के ब्लैक बॉक्स का SD कार्ड वहाँ पर नहीं है। इधर सैन घर में तिजोरी ओपन करता है जहाँ वो ब्लैक बॉक्स की मेमोरी थी। उसके बाद वो गुन के मेडल को देखकर उसको पानी से बचाने का टाइम याद करता है और कहता है कि ये उसे करना ही पड़ेगा, इसी में सबकी भलाई है। उसके बाद सीन कट होता है और जू यान को ढूंढने के लिए आती है। तभी वो देखती है कि वो ड्रिंक कर रही है। उसके बाद वो भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। यान उसे अपना ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि क्या उसे याद है बचपन में उसने ये उसको दिया था। जू कहती है कि उसे ये सब याद नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक बार में आते हैं और फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ पर उसके डैड का एक आदमी आता है और उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन यान कहती है कि वो उसके डैड को बता दे जब यहाँ उसका काम खत्म हो जाएगा तब वो इटली आ जाएगी। उसके बाद जू उसे उठकर धमकाने लगती है। तभी वो आदमी उसे पकड़ता है। ये देखकर यान उसे मारकर गिरा देती है और कहती है कि वो उसे छूने की कोशिश ना करे। उसके बाद वो दोनों नशे की हालत में पार्किंग एरिया में आते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन यान सुबह उठकर देखती है कि वो पार्किंग एरिया में ही सो गई थी और आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। वो जू को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती है, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद गुन वहाँ पर आता है और उसे देखता है। उसके बाद वो उसे उठाता है। उठते ही जू उससे पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है। गुन कहता है कि क्या ये सच में उसका ही रूम है। तभी जू को रियलाइज होता है कि वो तो पार्किंग एरिया में ही सो गई थी। ये देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गुन एक इन्वेस्टर से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि वो उसके एजेंसी में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसके एजेंसी में कोई एथलीट हो। गुन कहता है कि उसके पास सियोन एक एथलीट है, लेकिन अभी उसे इंजरी है, पर वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगी। उसके बाद सीन कट होता है और बुंजू सैन को उसके और यान का एक फोटो दिखाता है और
कहता है कि अगर ये फोटो मीडिया में आ गई तो वो उनके बारे में बातें बनाने लगेंगे। सैन उसे बताता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और वैसे भी उसके डैड गैंगस्टर है, अगर उसने उससे प्यार करने के सोचा भी तो उसके डैड उसे मार देंगे। वो दोनों तो बस ऐसे ही मिल गए थे, इसीलिए उसे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जू को देखते हैं जो टेनिस के कुछ बुक्स को रीड करती है और टेनिस फील्ड में सैन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि उसे टेनिस सीखना है क्योंकि उसे टेनिस के कुछ रूल्स के बारे में जानना है। उसके बाद वो दोनों एक साथ टेनिस सीखते सीखते मस्ती करने लगते हैं। इधर फैंग गुन के घर पे आता है और सोफे में लेट कर कहता है कि उसे पता चला है कि वो एक टीम डॉक्टर के साथ काम कर रहा है जो एक फीमेल है। गुन कहता है कि हाँ, वो एक फीमेल डॉक्टर को रखने की सोच रहा है। वो उस फीमेल डॉक्टर को जानता भी है, वो और कोई नहीं उसका पहला प्यार है। फैंग कहता है कि उसे उस लड़की से दूरी रहना चाहिए, उसे नहीं लगता है कि वो उसके लिए ठीक है। ये सुनकर गुन उसे घर से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और रास्ते में सैन जू को डिनर के लिए चलने को कहता है और वहाँ वो उसे टेनिस के कुछ रूल्स भी सिखा देगा। उसके बाद वो दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक आदमी जू का पीछा करने लगता है। रास्ते पर गुन जू को देखता है, तभी जू का हील जमीन पर फंस जाता है। तभी एक आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन जू ये खुद ही कर लेगी क्या कर उस आदमी को वापस जाने को कहती है। ये देखकर गुन सोचने लगता है कि जू शायद सबके साथ ऐसा ही बिहेव करती है। उसके बाद जू अपना पैर निकालती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुन देखता है कि जू का कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए वो भागकर उसे पकड़ता है और उसका कैप उतर कर देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि तेव है। गुन उससे पूछता है कि वो जू का पीछा क्यों कर रहा है। तेव कहता है कि उसे जू के बारे में सब कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। उसके बाद तेव उससे पूछता है कि क्या जू ही उसका पहला प्यार है। गुन कहता है कि हाँ, वही उसका पहला प्यार है, लेकिन अभी वो अपने पुराने यादों को ताजा नहीं करना चाहता है। ये क्या कर वो अपने अपार्टमेंट में आता है। इधर हम जू को भी गुन के अपार्टमेंट में आते हुए देखते हैं। तभी बाहर से सैन खाना लेकर आता है और वहाँ पर जू को देखता है और कहने लगता है कि क्या वो उसके भाई का पहला प्यार है। उसी वक्त गुन वहाँ पर आता है और कहता है कि उसने बिल्कुल सही समझा, जू ही उसका पहला प्यार है और जू को बताता है कि वो उसका भाई है। उसके बाद वो उसे बचपन की स्टोरी बताता है कि जब वो पानी में गिर गया था तब जू ने ही उसे बचाया था। उसके बाद जू वहाँ से जाने लगती है, तभी गुन उसे पकड़ता है और ड्रिंक पी लेने को कहता है। थोड़ी देर बाद सैन वहाँ से जाने लगता है और जू को भी कहता है कि काफी रात हो चुकी है तो उसे भी चलना चाहिए। तभी गुन जू के लिए बैग से कुछ निकाल रहा होता है, लेकिन सैन को देखकर वो उसे फिर से रख देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जू सैन को बताती है कि गुन उसका सब्जेक्ट है और इसीलिए वो उसे सीक्रेट ऑब्जर्व कर रही है और जब तक ये रिसर्च खत्म नहीं हो जाता तब तक उसे उस पर ध्यान रखना है। सैन कहता है कि वो तो उसके भाई का पहला प्यार है और इसीलिए वो शायद अपने आप को कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है। उसका भाई सारे मेमोरीज भूल गया है, लेकिन ये नहीं भूला है कि उसने उसे पानी से बचाया था। शायद ही पावर ऑफ लव है। उसके बाद वो उसे टॉपिक बदल के उसे घर छोड़ देने की बात करता है, लेकिन जू कहती है कि वो अकेले ही घर चली जाएगी। तभी सैन वहाँ से चला जाता है। इधर हम गुन को देखते हैं जो नहाते नहाते तेव की बातों के बारे में सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जू आई हुई थी और अपना काम कर रही थी। गुन उसे देखकर चौंक जाता है और पर्दे के पीछे अपने आप को छुपाने लगता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो फिर से वापस क्यों आ गई। तभी जू कहती है कि क्या उसे उसके साथ काम करने से डर लगता है कि कहीं वो उसकी परमानेंट डॉक्टर न बन जाए। गुन जैसे तैसे करके छुपते हुए थोड़ा सा साइड में आता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ही घर में एक लड़का और एक लड़की साथ में रहना सही नहीं है। उसके बाद वो उसकी तरफ देखती है। तभी वो जैसे तैसे उससे छुपते हुए बेडरूम में वापस आता है। उसके जाने के बाद जू वहाँ पर एक चार्जर देखती है जो गुन उसके लिए लेकर आया था। उसके बाद वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये चार्जर वो उसके लिए लेकर आया है। तभी गुन इससे इनकार करता है और कहता है कि वो तो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके लिए चार्जर क्यों लेकर आएगा। उसे लगता है कि कोई चार्जर यहाँ पर भूल गया है। यहाँ पर सन घर आता है। तभी उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि अब तक वो कहाँ पर था, कल तो उसका मेडिकल टेस्ट भी है। सन कहता है कि वो गुन से मिलने के लिए गया था। तभी उसकी मॉम को उसके ड्रिंक की स्मेल आती है और उससे कहती है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया, वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वो अकेला नहीं है जो अपने सक्सेस के लिए सफर कर रहा है, उन्होंने भी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ साथ सफर किया है। वो उसके ऊपर ध्यान देते देते अपने दूसरे बेटे पर ध्यान भी नहीं दे सकी। उसके बाद सैन उसकी मॉम के घुटने पर बैठकर माफी मांगने लगता है। तभी उसका डैड उसे उठाते हैं और उसके रूम में ले आता है। तभी वो उसके डैड को कहता है कि आजकल वो उसके भाई से काफी क्लोज आ रहा है और उसके कंपनी को काफी एंजॉय कर रहा है। उसके बाद सिनकट होता है और हम गुन और जू को एक साथ देखते हैं जो रात को सियोन का मैच देख रहे होते हैं। इस बीच जू गुन के क्लोज आती है और वो दोनों एक ही टाइम पर पॉपकॉर्न खाने लगते हैं। तभी जू कहती है कि वो उसके क्लोज क्यों आ रहा है। गुन ध्यान से देखने को कहता है कि वो कहीं नहीं गया बल्कि वही उसकी क्लोज आई है। उसके बाद जू थोड़ा सा दूर हो जाती है। अगले दिन सुबह गुन ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी जू उसके पास आती है और ब्रेकफास्ट के लिए बैठती है, लेकिन गुन उसे कहता है कि वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हैं। साथ में बैठकर खाना खाने से
आपस में बॉन्ड अच्छा होता है और वो नहीं चाहता है कि उन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। तभी जू कहती है कि वो अकेले ही सलाद खा लेगी। उसके बाद सीन कट होता है और इधर यान को उसके डैड का कॉल आता है और उससे माफी मांगकर फिर से उसका क्रेडिट कार्ड एक्टिव करवा देने को कहती है, लेकिन उसके डैड उसे मना करते हैं और वो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ की जमीन खोद कर ड्रिंक निकालती है और पीने लगती है। तभी वहाँ पर जू का भाई आता है और उससे पूछता है कि क्या वो अल्कोहल पी रही है और उसने क्यों उसको जमीन में दफनाया हुआ था। तभी यान उसे झूठ मूठ का बताती है कि जैसे उसके मॉम जमीन के अंदर से किमची उठाती है, वैसे ही जितने भी प्रेशियस चीज होती है वो जमीन के अंदर ही होती है। उसके बाद वो उसे गुल्लक देता है और कहता है कि उसे पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो उसका गुल्लक रख सकती है। ये देखकर यान उसे कहती है कि वो इतना अच्छा है जितनी उसकी फैमिली भी नहीं है। उसके बाद वो उसका गुल्लक रख लेती है और कहती है कि जब उसके पैसे वापस आ जाएंगे तब वो उसका पैसा डबल वापस कर देगी। ये क्या कर वो गुल्लक लेकर रास्ते में जाती है, तभी वो वहाँ पर सैन को देखती है और उसे कॉल करती है, लेकिन सैन उसे बिजी है क्या कर कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो जब मुड़ता है तभी वो देखता है कि यान उसके कार में ही है। उसे देखकर वो चौंक जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, कि क्या उसे नहीं पता कि उसका डैड ने उन दोनों के फोटोज खींचकर किसी को सेंड कर दिया था। लेकिन यान उसे उन सब फोटोज को अपने मेमोरीज के तौर पर रख लेने को कहती है, क्योंकि जब वो डेट कर रहे थे तब उनकी आपस में कोई फोटो भी नहीं थी। उसके बाद सीन कट होता है और हॉस्पिटल में गुन सियोन को जू को परेशान करने से मना करता है। तभी सियोन पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। गुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे जू के साथ जैसा बिहेव करना है वो कर सकती है। उसके बाद जू उसके पास आती है और सियोन से काफी अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन सियोन उससे काफी रूट से बात करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर गुन जू को पूछता है कि क्या वो उसे कल तक मना पाएगी। जू हाँ कहती है और उसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार रहने को कहती है। उसके बाद सीन कट होता है और यान सैन को एक गाँव में ले आती है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। सैन उसे पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया। तभी यान कहती है कि यहाँ पर उसके अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है। उसके बाद यान वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखती है और सैन को उसका हेल्प करने को कहती है। तभी सैन उसका बैग उठाता है और उसे ले जाने में उसकी हेल्प करता है। उसके बाद यान एक गाड़ी में पूरा गाँव घूमने लगती है और सैन को खेतों में काम करवाती है। खेतों में काम करते करते सैन काफी थक जाता है और गुस्से से यान का नाम लेता है। काम करने के बाद वो एक पॉन्ड के पास आकर बैठता है। तभी यान उदास होकर आती है और सोचने लगती है कि वो उस इंसान को ढूंढ पाएगी या नहीं। तभी यान उसका मूड ठीक करने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है। उसके बाद यान पानी में आती है और उसे वहाँ पटक देती है। थोड़ी देर बाद यान उसके पास आती है और कार का डोर खोलने लगती है, लेकिन डोर नहीं खुलता है। उसके बाद सैन उसे वहाँ से अकेले ही आने को कहता है और कार लेकर चला जाता है। इधर जू और गुन सियोन के पास जा रहे थे, तभी जू को यान का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो कंट्री के साइड के एक गाँव में है, तो क्या वो उसके लिए एक टैक्सी भिजवा सकती है। तभी जू उसे कहती है कि इतने रात को टैक्सी में आना सही नहीं होगा, इसीलिए वो उसे वहीं पर रुकने को कहते हैं। वो लोग उसे पिक करने आ रहे हैं। गाँव में काफी अंधेरा हो जाता है और वो बैठकर सोचने लगती है कि क्या वो उस इंसान से मिल पाएगी जिसको उसने बचपन में पानी में डूबने से बचाया था। और यहीं पर हमारा ये मूवी एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे जरूर कमेंट कर देना। जैसे ही इस मूवी में 50 कमेंट हो जाते हैं हम अगले पार्ट्स जरूर लाएंगे। तो चलिए कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लग रही है तो अभी क्या भी एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं किसी दासू सीरीज के साथ।